हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आपका कल का सीबीएसई 10th मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आज का ये वीडियो लेक्चर आपके उस पेपर के सॉल्यूशन के लिए और आंसर की के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि डीएस के सर ने आपको एक सटीक हल और व्याख्या सहित जो है ये वीडियो तैयार की है। और कल वीडियो में मैंने कहा था कि आपको जल्दी ही सॉल्यूशंस की वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। और यदि आपको इस वीडियो के बाद कोई डाउट्स हों तो आप हमारे इन चैनल्स पर, डिस्कशन ग्रुप्स पर अपना डाउट्स भेज सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो देखिए, ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। सेक्शन ए का आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि कॉनिकल कैविटी से रिलेटेड था। इसमें आपको एक हेमी दिया हुआ है, जिसमें से कॉनिकल कैविटी को आपको मैक्सिमम एरिया वाली, मैक्सिमम वॉल्यूम वाली जो है कैविटी उसमें कट करनी है। और आपसे क्या पूछा गया था, इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैविटी, ये पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन मैंने कल वीडियो में भी बताया था, और आज इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन इस तरह से है कि आपका जो रेडियस है वो स्फीयर का वो कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कॉन वो भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, जिसको हमने स्मॉल आर नाम दे दिया। दोनों की रेडियस सेम होगी। सिंस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बोथ रेडियस, क्योंकि आपकी दोनों ही रेडियस हैं ओ ए एंड ओ बी, तो इसलिए ये दोनों आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी, सेम। इसलिए आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी ओ ए, ये जो ट्राइंगल है आपका, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, ओ ए एंड ओ बी दोनों 10 है, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 200। देन ए बी की वैल्यू स्क्वायर रूट लेके अंडर रूट 200, जिसका आंसर आएगा 10√2 सेंटीमीटर। तो ए बी है आपकी, जो ए बी है वो इस कोनिकल कैविटी के लिए आपकी स्लैंट हाइट का काम करेगी। तो स्लैंट हाइट स्मॉल एल होती है। अब आपसे पूछा गया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो इस कैविटी का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पाई आर एल। तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14 इंटू 10 इंटू 10√2। यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 314√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए 314√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस कॉनिकल कैविटी का जो है कि एरिया होगा। और ये आपको अच्छे से इसमें समझ में आ भी गया होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में आपसे कहा गया है कि इफ स्मॉल ए एन रिप्रेजेंट nth टर्म ऑफ द ए पी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी हुई है -15/4, -10/4, -5/4 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें ये गिवन है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है a1 वो है -15/4, सेकंड टर्म है -10/4 और थर्ड टर्म है -5/4। इसमें हमसे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ a16 माइनस a12। तो इसमें देखो a16 और a12 इन दोनों की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है या नहीं करनी है, फिर कोई और शॉर्टकट मेथड है, तो यहाँ आपको पता लगेगा। एक शॉर्ट मेथड जो है वो आप यहाँ पे काम में लेंगे। इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, देखिए क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। तो ए एन जो है वो आपका nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने क्वेश्चन को डॉट 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 करके लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा कि आपकी जो गिवन ए पी है वो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दी। इसमें जो a1 है वो फर्स्ट टर्म है -15/4, दिस इज फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, दैट विल बी a2 माइनस a1, डिफरेंस ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव टू टर्म्स, इक्वल टू -10/4 इज -15/4। इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा d। तो हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ से आपको जो d की वैल्यू आई वो आई 5/4। तो हमें a1 पता लग गया और d पता लग गया। सिंस आपको ए एन, nth टर्म का फॉर्मूला सबको पता है, जो साइड में मैंने लिखा है a1 प्लस n-1 इंटू डी, जिसको जनरली आप ऐसे याद करते हो, ए एन को a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए उसमें a1 होता है, यानी फर्स्ट टर्म। तो यहाँ आपको फर्स्ट टर्म गिवन है a1 -15/4, और d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 5/4। अब आपको a16 और a12 इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको आप कैलकुलेट मत करिए। उसमें जो है a1 और d उन दोनों की वैल्यू को एज इट इज रखिए, और सिर्फ n की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखते हैं a16 की वैल्यू आएगी a1 प्लस 16-1 इंटू डी, ऐसे ही a12 की वैल्यू आएगी a1 प्लस 11-1 इंटू डी, और सॉरी यहाँ पर 11 की जगह 12 आएगा, तो 12-1 इंटू डी। तो यहाँ से a16 की वैल्यू आ गई a1 प्लस 15d, और a12 की वैल्यू आ गई a1 प्लस 11d। इन दोनों का डिफरेंस आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो a16 माइनस a12 कितना होगा, a1 प्लस 15d माइनस a1 प्लस 11d। माइनस आपका ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, a1 से a1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 15d माइनस 11d मिलकर आपका आएगा यहाँ पर 4d। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इनकी पूरी वैल्यू कैलकुलेट ना करके हमने सिर्फ फॉर्मूले में इनको पुट किया, और ए और डी की हेल्प से ही हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। तो 4 इंटू डी की वैल्यू है 5/4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आपका जो a16 माइनस a12 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो ऑप्शन सी है वो फाइनल आंसर होगा इसका 5। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के लिए। क्वेश्चन 3 आपका है, मीना कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08 इफ टोटल 800 टिकट्स वर सोल्ड, द नंबर ऑफ टिकट्स बॉट बाय हर एज। तो मीना ने एक लॉटरी जो है हुई थी, उसके टिकट्स उसने खरीदे। उसने टिकट्स कितने खरीदे, यही हमसे पूछा गया है। टोटल जो है उस लॉटरी के 800 टिकट्स जो है वो सोल्ड हुए, बिचे थे,
और उसमें से उसके लॉटरी के जीतने की यानी फर्स्ट प्राइज जीतने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है मीना की वो कितनी है 0.08। तो हमसे ये पूछा गया कि उसने कितने टिकट खरीदे। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप उसकी डेफिनेशन से ही कर सकते हैं सॉल्व। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा देखिए, लेट टिकट्स बॉट बाई हर इज इक्वल टू एक्स। माना उसने टोटल एक्स टिकट खरीदे और टोटल टिकट कितने सोल्ड हुए थे 800। तो हमें पता है कि उसके फर्स्ट प्राइस विन करने की प्रोबेबिलिटी 0.08 गिवन है क्वेश्चन में। और ये जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी कि टोटल जितने टिकट्स सोल्ड हुए हैं उसमें से मीना ने कितने टिकट्स खरीदे उनका रेशियो, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्योंकि टोटल 800 टिकट्स बेचे थे और उसने यदि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स उसने खरीदे होंगे जितने ज़्यादा उतनी ही उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो मीना के टिकट खरीदने की प्रोबेबिलिटी जो है आपको मीना के फर्स्ट प्राइस जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.08। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे मीनास टिकट, मीना के टिकट है एक्स और नीचे टोटल टिकट डिनोमिनेटर में, तो एक्स अपॉन 800 इज इक्वल टू 0.08। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 64 टिकट्स। ये ऑप्शन में आपको गिवन है। तो 64 आपका ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी उसने 64 टिकट्स खरीदे तब उसकी जो है फर्स्ट प्राइज जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी 0.08, यानी 64 टिकट से उसका ये आंसर आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अ कैपिंग टेंट इन हेमीस्फीयर शेप ऑफ रेडियस 1.4 मीटर हैज अ डोर ओपनिंग ऑफ एरिया 0.50 मीटर स्क्वायर, आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इज। तो इसमें देखिए आपको एक हेमीस्फीयर दिया हुआ है, फिगर यहाँ नहीं बना रखा, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ आपको एक हेमीस्फेरिकल शेप में एक टेंट दिया हुआ है और इस टेंट में ये बीच में ओपन डोर के लिए जगह छोड़ रखी है। इसकी रेडियस आपको गिवन है टेंट की, और साथ ही साथ ये ओपन डोर का जो एरिया है वो भी गिवन है 0.50 मीटर स्क्वायर। तो देखिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसको। ऐसा ही क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 था, अभी आप इसी वीडियो को बैक करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें कॉनिकल केविटी थी और इसमें जो है आपको जो ये जो डोर है यहाँ पर ये केविटी है। तो लगभग दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा भी था एग्जाम से एक दिन पहले कि आप जो है कटआउट वाले एरिया वाले क्वेश्चन जरूर देख कर जाना, और दोस्तों ये क्वेश्चन आए भी। तो इसलिए मेरा आप सभी से, जो बच्चे मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम एग्जैक्ट जो है कि मैथमेटिक्स की नॉलेज दी जाती है, इधर उधर आपको भटकाया नहीं जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको टाइम पर अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अ कैंपिंग टेंट इन हेमीस्फेरिकल, इस तरह से एक क्वेश्चन था। तो हमें देखो गिवन है आर इक्वल टू 1.4 मीटर, इसकी रेडियस गिवन है। देन आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया का जो है हेमीस्फेरिकल टेंट का वो कितना होगा, यदि हम इसको पूरे को इंक्लूड करें, अभी हम गेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर कितना हो गया 1.4 इंटू 1.4। जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे रफली तो ये आपका आएगा 12.32 यानी 12.32 मीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल एरिया है हेमीस्फीयर का, आउटर सरफेस एरिया। लेकिन आपको पता है, हाँ एक चीज़ और इसमें आपको ध्यान रखिए, जो नीचे वाला जो बेस है वो एरिया हमने इसमें काउंट नहीं किया है, केवल ऊपर ऊपर वाला ये जो एरिया है वो हमने इसमें कर्विकल जो एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, वो काउंट किया है। तो इसका जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 12.32 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये जो डोर के लिए इसने जगह खाली छोड़ रखी है और इसका एरिया भी आपको 0.50 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यदि आप इस डोर के एरिया को यहाँ से माइनस कर देंगे तो फाइनली जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो आंसर आ जाएगा। तो सिंस एरिया ऑफ ओपन डोर इज इक्वल टू 0.50 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। देन द टेंट एरिया विदाउट डोर, ये हमारा आ जाएगा टोटल एरिया माइनस डोर का एरिया 12.32 माइनस 0.50। तो फाइनल आंसर विल बी 11.82 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है। आप अपना चेक कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे, उम्मीद तो ये है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सर्कल का है और उसके जो है टेंजेंट की एप्लीकेशंस इसमें हैं, और एक बेसिक चीज़ इसमें पूछी गई है, पी क्यू इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ इफ ओ क्यू इज इक्वल टू ए, ओ पी इक्वल टू ए प्लस 2 एंड पी क्यू इक्वल टू 2b, देन रिलेशन बिटवीन ए एंड पी। तो देखिए ये फिगर है, देख के कई बार सर्कल को बच्चे ऐसे ही डर जाते हैं कि सर्कल का क्वेश्चन है, पता नहीं कोई डिफिकल्ट थ्योरम इसमें आई होगी, जबकि बहुत एक आसान सा कॉन्सेप्ट इसमें काम में लिया गया है कि जो टेंजेंट होती है वो हमारी रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो है आपका 90 डिग्री बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपसे ए और बी में रिलेशन पूछा है। तो देखिए सिंस ओ क्यू आपको दे रखा है ए, ओ पी दे रखा है ए प्लस 2 एंड पी क्यू दे रखा है 2b, तो हमें पता है कि सिंस वी नो दैट ईच टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, इसलिए आपका ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। देखो फिगर में आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री है इसलिए ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये सामने जो ओ पी है वो हाइपोटेनस। जल्दबाजी में बच्चे इसको गलत कर आएंगे, इसको आप यदि 90 डिग्री यहाँ मान लेंगे तो ऐसा भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ से आपका गलत होने का चांसेस रहता है, और ज़रूर मुझे लगता है कि कई बच्चे इसको गलत करके आए भी होंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है कि जो 90 डिग्री है वो क्यू पॉइंट पर बना हुआ है, इसलिए अच्छे से हमें पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पाइथागोरस अप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 2 होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ से कुछ जो है टर्म्स कैंसिल आउट होंगी। फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस वन। ऑप्शन डी देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में, ऑप्शन डी में आपको बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस वन यहाँ पर गिवन है। यदि आप इसको जल्दीबाजी में करेंगे तो ऑप्शन ए भी आपको करेक्ट लग सकता है, जो कि गलत है। मैंने आपको अभी अभी बताया था 90 डिग्री आपका क्यू पर बन रहा है। तो ये क्वेश्चन ईजी था लेकिन देखने में डिफिकल्ट लग सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये एक काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो कि स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए तो मतलब देखते ही हो जाना चाहिए बिना कुछ कैलकुलेट किए। कई बार इसको बच्चे माइंड में भी कर लेते हैं, तो बहुत ईजी सॉल्यूशन इसका है। देखिए दोस्तों, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, नीचे जो रूट है उस अंडर रूट को खत्म करना है कैसे भी करके। तो कैसे खत्म होगा, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आगे आपका आ गया सेक ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस वन स्क्वायर रूट के अंदर 1 से माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेक ए अपॉन रूट टेन स्क्वायर ए आगे आएगा आपका सेक ए अपॉन टेन ए, रूट हट जाएगा। सेक ए और टेन ए दोनों को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ से दो रेशियो आएंगे, 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 अपॉन साइन ए आएगा जिसकी वैल्यू होती है कोसेक ए। तो इसका आंसर होगा कोसेक ए, ऑप्शन सी जो आपको गिवन है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें रेशियो पूछा गया है और रेशियो फाइंड करने का जो है इसमें जो शॉर्टकट मेथड था के मानने का, जो आपने अपने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा, आपके टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और अभी देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P -4 -2 एंड Q 10,4 इज डिविजिबल बाई y एक्सेस इन द रेशियो। यानी आपको दो पॉइंट्स गिवन है P और Q, उन दोनों P और Q लाइन सेगमेंट जो आपकी बनेगी उन दोनों को मिलाकर उस लाइन सेगमेंट को y एक्सेस जो है वो कितने रेशियो में कट करता है। तो ये अच्छा सवाल हम इसको मानते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एक छोटा सा फिगर आप बना सकते हैं। P इधर होगा जैसा कि गिवन है उसके हिसाब से, Q यहाँ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों को लाइन सेगमेंट जो इस तरह से ज्वाइन कराएंगे वो यहाँ y एक्सेस पर नीचे की तरफ कट करेगी। तो ये जो पॉइंट है M, ये 0, y होगा बिकॉज यहाँ x कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। तो ये जो M पॉइंट है इस PQ लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में कट कर रहा है। तो देखिए इसका क्या प्रोसेस है, बहुत आसान है। लेट y एक्सेस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इन k रेशियो 1। हमने मान लिया कि ये जो y एक्सेस है यानी कि ये पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो ये जो M पॉइंट है, लेट M 0, y इज द पॉइंट ऑन y एक्सेस, हमने एक पॉइंट मान लिया। अभी आपको बताया था कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। देन हमको रेशियो फार्मूला पता है, यदि आपको दो पॉइंट्स गिवन है P और Q, तो उन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट ऐसा है जो उनको k रेशियो 1 में डिवाइड करता हो। तो रेशियो फार्मूला हमारा बहुत सिंपल है जो आपको याद होना चाहिए। वहाँ पर जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n। यहाँ m और n हमारे रेशियो हैं, तो हमने यहाँ पर रेशियो क्या माने हैं, k रेशियो 1, यानी कि m की वैल्यू k और n की वैल्यू 1। इसी तरह से जो आपका x कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के लिए कितना है हमारा 0। तो ये जो m पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू हो गई k, x2 की वैल्यू हमें गिवन है सेकंड पॉइंट यानी q का x कोऑर्डिनेट, प्लस n की वैल्यू 1 और ये q का y p का x कोऑर्डिनेट और डिवाइडेड बाई m + n। तो यहाँ से हमारा आ गया 0 इक्वल टू 10k -4 डिवाइडेड बाई k + 1। k + 1 यहाँ से हमारा 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10k - 4 की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से k की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी 2/5 यानी 4/10 2/5। तो यदि आप इसको एक रेशियो फॉर्मेट में लिखेंगे तो कितना आएगा, ये 2:5। इस k की वैल्यू जैसे आप यहाँ पुट करते हैं तो ये रेशियो आपके पास मिल गया 2:5, और यही आपसे पूछा गया है जो कि ऑप्शन ए में आपको गिवन है। देखिए आप लोग, ऑप्शन ए में 2:5 यहाँ गिवन है, तो इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था इसमें, और ये बड़े मतलब इसको हम बड़े 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसको मान सकते हैं इजीली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, अ वायर इज अटैच्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए। यहाँ से ए से और सी तक का एक वायर आपको अटैच किया हुआ है ग्राउंड से टॉप ऑफ अ पोल BC, मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो यहाँ से 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल लेकर एक वायर जो है आपको बांधा गया है, और AB की लेंथ हमें दे रखी है 5√3 मीटर। तो आपसे पूछा गया कि इस वायर की लेंथ कितनी होगी। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का एक बेसिक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एंगल्स जो है उनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं sin थीटा cos थीटा और tan थीटा, और जो इनके इन्वर्स वाले जो रेशियोज़ हैं वो भी याद होने चाहिए। तो उनकी हेल्प से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, ये आपकी वायर की लेंथ है, ये हमसे पूछी गई है। तो इसको हमने यदि अननोन है तो x हमने मान लिया कि लेट AC इक्वल टू x मीटर लेंथ ऑफ वायर। देन फॉर ट्राइंगल BAC, यहाँ से BAC ये ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल के लिए आप ये जो 60 डिग्री एंगल गिवन है यहाँ से हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें अप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस होगा AB और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका AC, बिकॉज B पर जो है वो 90 डिग्री है। तो AB अपॉन AC जो इसका cos 60 डिग्री का फॉर्मूला हो गया। तो cos 60 होता है हमारा 1/2 इक्वल टू AB की वैल्यू है 5√3 और x जो कि AC है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2 × 5√3 यानी कि x हमारा आ गया 10√3 मीटर।
और x हमने किसको अज्यूम किया था, AC को। देख सकते हैं हमने यहाँ जो AC है y की लेंथ उसको हमने x माना था। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया AC इक्वल टू 10√3 मीटर। ऑप्शन बी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपके जो क्वेश्चन है वो आप मिला रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्वेश्चन आपके सही भी निकल रहे होंगे। आप डिसाइड कर सकते हैं आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है कि नहीं देना। इस वीडियो को आप पूरा देखिए अंत तक और आपको ये पूरी तरह समझ में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको AB और EF दोनों जो है वो पैरेलल दे रखे हैं। साथ ही AB की जो लेंथ है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर, EF दे रखा है 36 एंड DA हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। देन AE की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ओके, तो AE की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे देखते हैं दोस्तों। एक तो हमसे AE पूछा गया है और दूसरा आप इसमें D से लेकर E तक की लेंथ है, चाहो तो आप टोटल निकाल सकते हो और AE की अलग से लेंथ भी निकाल सकते हैं। कैसे करना है इसको दोस्तों, देखिए। तो इस फिगर में आपको AB है वो EF के पैरेलल दे रखा है। यहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के रूल्स पता होने चाहिए। तो यदि नहीं आता हो तो इसमें देखिए आप लोग, इन ट्राइंगल EDF एंड ट्राइंगल ADB। ट्राइंगल EDF बड़ा वाला ट्राइंगल है और ट्राइंगल ADB यहाँ पर छोटा वाला ऊपर वाला ट्राइंगल है वो ADB है। आप इसमें देख सकते हैं जो एंगल A है वो एंगल E के इक्वल होगा, ऐसे ही एंगल B है वो एंगल F के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन्स AB और EF पैरेलल दे रखी हैं और ये जो ऑब्लिक लाइन है ये सेम ऑब्लिक लाइन को कट करते हैं। तो रूल के हिसाब से एंगल A और एंगल E इक्वल होंगे और एंगल B और F इक्वल होंगे। साथ ही साथ जो एंगल D है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, इसलिए आपका यहाँ पर सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है। तो सिंस एंगल FED इज इक्वल टू एंगल BAD, ये हमें पैरेलल दे रखा है इसलिए। ऐसे ही EFD इज इक्वल टू एंगल ABD, साथ ही साथ एंगल EDF इक्वल टू एंगल ADB जो कॉमन एंगल है। तो यानी हमारे यहाँ पर 3 एंगल कॉमन आए तो AAA रूल आपका लगेगा इसमें। सिमिलरिटी रूल आपका लग जाएगा और सिमिलरिटी रूल की वजह से आपकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा। तो छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में आपकी जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा, यानी कि उनकी जो एक जैसी जो साइड्स होंगी यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशियो इक्वल होगा। तो AD/ED इक्वल टू AB/EF। यहाँ से आप देख सकते हैं AD इस छोटे ट्राइंगल के लिए जो AD साइड है, बड़े ट्राइंगल में यही साइड DE का काम कर रही है ना। ऐसे ही AB/EF, तो दोनों का रेशियो सेम होगा। AD की वैल्यू 7 दे रखी है, ED की वैल्यू आपको नहीं पता, इक्वल टू 24/36 ये वैल्यूज आपको गिवन है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ED की वैल्यू आपकी आएगी 10.5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ गलती से ऑप्शन बी लिख दिया है, एक्चुअली ED की वैल्यू 10.5 है और हमसे पूछा गया है AE की वैल्यू। तो टोटल वैल्यू है ये 10.5, इसमें से 7 को हम हटा दें तो आपका ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। तो 3.5 के हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जल्दीबाजी में हम जो 10.5 करेक्ट करने वाले थे वो इस पूरी लाइन की लेंथ थी, तो हमसे सिर्फ इतना सा पूछा गया है आपसे A से लेके E तक की लेंथ, तो वो ऑनली आपकी 3.5 होगी। तो दोनों ही मैंने करके बता दिए हैं, आप दोनों में से जो भी बेटर लगे, बाकी जो पूछा गया उसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देवांश प्रूव्ड दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो दो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दे रखे हैं देन, और उसने कौन सा रूल का यूज़ किया है, SAS रूल का यूज़ किया है क्राइटेरिया, और साथ ही उसमें बताया कि एंगल C है वो एंगल R के इक्वल है। तो इन दोनों की हेल्प से आपसे अब क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सा वाला जो रेशियो होगा वो सही होगा। तो ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है और कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी जब हम सीखते हैं तो ये बेसिक चीज़ें भी मैंने आपको सिखाई थी पहले और अभी भी आप देख लीजिए कैसे होता है इसमें। तो SAS रूल से सबसे पहले तो हमने दो ट्राइंगल्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है ना। अब इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी इनके जो वर्टिसेस हैं वो आपको लिखने हैं कि A के साथ इधर P होगा या Q होगा। देखो एंगल C तो एंगल R के इक्वल दे रखा है, यहाँ से हमें पता लग रहा है क्वेश्चन में गिवन है, तो C की जगह पर तो R आ जाएगा, बट P और Q में यहाँ कन्फ्यूजन है, तो उसका पता हम लोग यहाँ पर ऑप्शन से लगाएंगे। आपको बहुत आसानी का तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में। तो एंगल C और एंगल R तो इक्वल दे रखे हैं, देन बाई फिगर्स यूजिंग SAS सिमिलरिटी रूल है आपका। अब देखो ये ऑप्शन हमने क्यों लिया, ये रेशियो हमने क्यों लिया ऑप्शन डी वाला, इसका एक रीज़न है कि इस रेशियो में जो आपका साइड्स काम आ रही हैं वो एंगल C और R को इंक्लूड कर रही हैं, क्योंकि हमें C और R एंगल क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए AC लेंथ AC साइड हमारी ये रही और इधर BC, तो AC और BC से एंगल C बन रहा है, ऐसे ही PR और QR से एंगल R बन रहा है। तो इन चारों का जो रेशियो होगा उसको ही हमें इंक्लूड करके जो है आंसर देना है। हालांकि आंसर में और ऑप्शन है वो भी सही है, एक ऑप्शन और सही आ रहा है, लेकिन इन एंगल्स के हिसाब से ऑप्शन जो डी है वो फाइनली करेक्ट होगा। तो AC/BC इक्वल टू PR/QR हमने सिमिलरिटी रूल यूज किया है SAS। जब दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको यदि कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मेरा जो है वो डिस्कशन का चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है और फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी चैनल है। तो आप उनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। आगे हम बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, while calculating mean of a grouped frequency distribution, step deviation method was used, x minus a upon h equal to u
It was found that x bar equal to 64, h equal to 5 and a equal to 62.5. The value of u bar is. तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और इसमें क्या आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है कि आपको यदि स्टेप डेविएशन मेथड से आप यदि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मीन फाइंड करने के लिए, तो u जो होता है वो आपका एक अलग टर्म होती है, वो क्या होती है x माइनस ए अपॉन एच। यही स्टेप डेविएशन मेथड में काम आता है। तो इसके हिसाब से जो है वो आपका u बार कितना होगा, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला एक आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट भी है वो, गिवन दैट मीन वाज कैलकुलेटेड बाय स्टेप डेविएशन मेथड वेयर x माइनस ए अपॉन एच इक्वल टू यू, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ आपको x बार यानी मीन है वो गिवन है 64, फर्स्ट टर्म है वो दे रखी है a 62.5 और स्टेप साइज h गिवन है 5। तो आपसे पूछा है u बार। तो देखिए u बार का एक फॉर्मूला होता है, जैसे u होता है आपका x माइनस ए अपॉन एच, तो जब u पर हम बार लगाएंगे तो x पर भी बार आ जाता है, बिकॉज a और h जो है वो किसी भी एक क्वेश्चन के लिए आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो u पर हम यदि बार लगाएंगे, इसमें कुछ डिफरेंस करेंगे तो x पर भी बार लगेगा। तो u बार इक्वल टू एक्स बार माइनस ए अपॉन एच, ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो u बार की वैल्यू आ जाएगी 64 माइनस 62.5 अपॉन 5, यानी 1.5 अपॉन 5, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली वी गेट 0.3। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, u बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/9 देन वैल्यू ऑफ 9 कोसेक थीटा प्लस 1/9 कोसेक थीटा माइनस 1। तो ये तो मतलब 10th क्लास के स्टैंडर्ड के लेवल का क्वेश्चन लग नहीं रहा है, बस इसमें एक साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो रिलेशन है वो पूछा गया है। तो बेसिक वालों के लिए तो ये क्वेश्चन फिर भी ठीक था, लेकिन चलिए स्टैंडर्ड में ये आया है तो एक तरह से बोनस हम इसको मान सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/9 है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है, बस इसको पुट कर दीजिए। साइन थीटा आपका 1/9 है, तो 1/sin थीटा यानी कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1/9 का रिवर्स यानी कि इन्वर्स हो जाएगा 9। इस वैल्यू का आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 9 कोसेक थीटा प्लस 1/9 कोसेक थीटा माइनस 1, तो 9 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 9 माइनस 1। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 82/80, ऑप्शन डी इट विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसको बिना कैलकुलेट किए आपको करना है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी नहीं हो सकती। तो इन चार ऑप्शन में से आप देखिए 39/100, इसको आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो 0.39 आएगा। ऐसे ही 10%, ये 100% से कम है। ऐसे ही 0.001/20, इसकी वैल्यू भी 1 से कम है। तो आप देख सकते हैं कि ए, बी और डी ये तीनों आपके जो प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट को है फॉलो कर रहे हैं, जबकि ऑप्शन सी जो है वो 10/0.2, इसकी वैल्यू है आपकी 50 आएगी। तो 50 जो होता है वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो बहुत आसान है, हालांकि क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको। सिंस वी नो दैट फॉर एन इवेंट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, वैल्यू की बात करें तो, और यदि हम परसेंटेज की बात करें तो 0 से 100% के बीच होती है। तो चारों ऑप्शन में से हमने देखा कि 3 ऑप्शन सही थे और एक ऑप्शन सी है जिसमें हमने कैलकुलेट किया तो वो 50 आ रहा है, जबकि वो परसेंटेज नहीं है, एक वैल्यू है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 होती है, 50 नहीं हो सकती। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। ये आपसे यही पूछा गया कि चारों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी का ये बहुत आसान क्वेश्चन था। द वैल्यू ऑफ एम, क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स आपको डायरेक्ट पूछा गया है, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो चलते हैं सीधे इसके सॉल्यूशन पर। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b² माइनस 4ac। यहाँ पर आपका क्वेश्चन के हिसाब से कैपिटल ए की वैल्यू है 3, कैपिटल बी जो है वो एक्स कोफिशिएंट -7 और कैपिटल सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है m। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, उसको हमें 0 करना है क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो -7² माइनस 4 इंटू 3 इंटू m इक्वल टू 0, सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 12m इक्वल टू 49। तो m की वैल्यू आ जाएगी 49/12, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, इफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px आर -3 and 8 देन px इक्वल्स। इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में कई बच्चे गलत कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एक जो है कॉमन कॉन्सेप्ट पूछा गया है, तो बजाय आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें, आप इसको फैक्टर फॉर्मेट से करेंगे तो ये सही होगा, एकदम 100% गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके -3 and -8 तो इसके जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इट हैज़ 2 जीरोज। तो आप इसके फैक्टर बना लीजिए। देखो -3 इसका 0 है तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा x+3, ऐसे ही 8 इसका फैक्टर है, तो इन दोनों को पुट करने पे जो px होगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका एक और फैक्टर क्या होगा, हम इस x को इधर लाएंगे तो -x+8 ये आपका सेकंड फैक्टर होगा। तो दोनों फैक्टर्स को यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो x+3 एंड -x+8 इट विल बी द पॉलिनोमियल। जल्दीबाजी में आप इसको गलत मत करके आइएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा क्योंकि ये दोनों इसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। साथ ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस px+6 हैज़ रेशनल, इसका जो है साइड में से मिस हो गया है। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 आर रैशनल। हाँ, तो इसमें ये पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6, इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल कब होंगे, यानी कि पी की किन वैल्यूज के लिए वो रैशनल होंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, हमें पता है कि जब डी की वैल्यू आपकी लेस देन जीरो होती है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो उनको हमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो रैशनल रूट्स के लिए आपको डी की वैल्यू या तो जीरो या ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करने पर हमें मिलेगा माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पी स्क्वायर माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ से आपको मिल गया पी स्क्वायर की वैल्यू 24 से ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गई। अब देखिए हमें जो गिवन ऑप्शन है वहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं, एक तो p इक्वल टू -5 और p इक्वल टू 25। इन दोनों का यदि आप स्क्वायर करो तो दोनों की वैल्यू 24 से ज़्यादा आ रही है, जो कि इनइक्वालिटी नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रही है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इन दोनों से। लेकिन एक चीज़ देखिए, जैसे ही आप p इक्वल टू -5 को पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वहाँ से उसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा कि उसके जो हैं रूट्स आएंगे वो 2 और 3 आएंगे, जो कि इंटीजर्स हैं, जो कि एक परफेक्ट रैशनल नंबर नहीं है। तो परफेक्ट रैशनल नंबर लाने के लिए आपको p की जो दूसरी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है इनइक्वालिटी 1 को, वो आपको लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए p इक्वल टू 25 होगा जो करेक्ट आंसर होगा। होने को तो दोनों आंसर हो सकते थे, लेकिन रैशनल की वजह से हमें यहाँ पर जो है p इक्वल टू 25 को ही लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। p इक्वल टू 25 के लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रैशनल नंबर होंगे, प्योर रैशनल नंबर होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपका सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि एंगल थीटा और आर्क लेंथ इसके बीच रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, एन आर्क ऑफ लेंथ 2.2 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल, और इसकी रेडियस कितनी है, विद रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो आपसे आर्क लेंथ, थीटा और रेडियस इन तीनों में रिलेशन पूछा गया है, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है। कैसे करना है इसको सॉल्व, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सिंस गिवन क्या है, आर्क लेंथ स्मॉल एस 2.2 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे गिवन है, और रेडियस दे रखी है स्मॉल आर हमें सर्कल की 2.8 सेंटीमीटर। आप फिगर से भी समझ सकते हैं, ये छोटा सा जो है वो आर्क है, ये आर्क जो है वो सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, और रेडियस हमें हमारी है इसमें आर। तो स्मॉल एस इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला हमें याद है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल एस अपॉन आर। यहाँ पर जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, जबकि हमारा जो चारों ऑप्शन है वो किस में है, डिग्री में। तो हम जानते हैं कि 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होते हैं, तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। तो हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट भी करना है साथ के साथ, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी एस अपॉन आर। ये तो रेडियन था, और इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 360 अपॉन 2 पाई से हम इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ साथ। एस की वैल्यू गिवन है 2.2, आर की वैल्यू गिवन है 2.8, तो 2.2 अपॉन 2.8 इंटू 360 अपॉन 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 आपका ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। व्हेन वी सॉल्व इट देन वी विल गेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आंसर की मिलाते जाइए, कल आप एग्जाम में क्या करके आए थे। उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन सही हुआ हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आउटकम x, y वेयर x इज ग्रेटर देन y इज। तो आपने दो डाइस को जो है कि रोल किया, और दोनों पर जो वैल्यू आई उसको आपने x, y एक ऑर्डर पेयर के रूप में मान लिया। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो x है वो y से बड़ा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। देखिए, टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, तो टोटल आउटकम कितने होंगे, हमें पता है कि 1 डाइस हम इसमें रोल करते हैं तो हमारे जो आउटकम आते हैं वो 6 आते हैं। तो 2 डाइस से हमारा कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6, यानी कि 36 आउटकम्स हमारे यहाँ पर आएंगे। अब आपको चेक करना है कि ये 36 आउटकम इस तरह से आएंगे, 1 1 1 2 1 3, इस तरह से 36 आउटकम आएंगे। उनसे आपको बस इतना सा चेक करना है कि आपका जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड से बड़ा होना चाहिए। तो इसकी कौन कौन से पॉसिबल केसेज हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता रखे हैं। 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5। इस तरह से जब आप इनको काउंट करेंगे तो आपका आएगा इसमें टोटल 15 आउटकम्स। 36 में से 15 आउटकम्स ऐसे होंगे जो आपके फेवरेबल कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन y, ये आपका कितना आ जाएगा 15/36, यानी कि आंसर होगा 5/12। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर गिवन है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का, वो बेसिक वालों से ऐसा हमने एनालाइज किया है कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, और इजीली हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 असर्सन रीजन के क्वेश्चन है, तो जिसमें आपको एक असर्सन और एक रीजन दिया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है कि 36m² और 18m, इन दोनों का SCF गिवन है कितना, 18m, वेयर m इज अ प्राइम नंबर। और इसका रीजन दिया हुआ है कि SCF ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉलर नंबर। तो रीजन तो हमें देखने में, देखो ये तो एक रूल है जो कि सही है, करेक्ट है। अब हमें सिर्फ असर्सन को चेक करना है कि 36m² और 18m, इसका ये जो है वो SCF 18m होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये देखो मैंने असर्सन और रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, चेक करते हैं। 36m², इसको हमने जब फैक्टराइज किया तो आ गया 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, m इंटू m, यानी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर m²। ऐसे ही 18m का कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू m, 2 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2, और m रेज़ टू पावर 1।
हमें एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ के लिए जो प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर एम प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स की जो स्मॉल पावर्स हैं, लोएस्ट पावर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई हमें करना है। तो यहाँ से 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो इसमें जो छोटी पावर है वो ले लेनी है 2 की पावर 1, ऐसे ही 3 की पावर 2 ले लेना है और m की पावर 1 ले लेना है। तो यहाँ से आपने एचसीएफ जो है वो कितना आ गया 18m, और यही हमें असर्शन में गिवन है, यानी कि असर्शन आपका करेक्ट है। और रीज़न के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो दो नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो छोटे नंबर के इक्वल या फिर उससे भी छोटा होता है। तो रीजन भी आपका यहाँ पर करेक्ट है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू, और वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन ए क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो 19 में आपका दोनों ही सही होंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का एक वीडियो अपलोड किया था, और मैंने कहा भी था कि ये आने वाला है। जिन बच्चों ने वो देखा उनको फ़ायदा हुआ होगा, इसलिए आप मेरी जो वीडियो है उनको लगातार देखते रहिए, और हर तरह की मैथमेटिक्स की एग्जाम में आपको ये हेल्प करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक लीनियर सिस्टम दिया हुआ है और कहा गया है कि ये इनकन्सिस्टेंट है। इनकन्सिस्टेंट का मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चेक करते हैं इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं। साथ में इसका एक रीज़न दिया हुआ है कि व्हेन टू लीनियर इक्वेशंस डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशन देन दे ऑलवेज हैव पैरेलल लाइंस। तो ये तो हमें देखने में गलत लग रहा है कि भाई यदि किसी लीनियर सिस्टम का आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो उसका वो हमेशा पैरेलल होगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने यही वीडियो आपको लास्ट बार अपलोड की थी कि वो कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकती हैं, यानी कि एक दूसरे पर ओवरलैप करती हुई लाइंस भी होंगी जिसमें यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन जरूर होंगे। तो रीज़न जो है वो इनकरेक्ट है, और चलो मैं इसको अलग से बता देता हूँ। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। ये तो क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन था जो हमने अभी किया। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन में असर्शन जो है वो चेक करना है हमको कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है वो इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, और इसको कंसिस्टेंसी चेक करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म इनको ए बी सी यदि हम मान लें तो इनके रेशियो जो होगा उसको चेक करना है बस। तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट -6, इनको हम a1 और a2 मान लेंगे, तो a1 और a2 का रेशियो आ गया 3/-6 इक्वल टू -1/2। ऐसे ही y के कोएफिशिएंट से b1 और b2 का रेशियो आ गया -5/10 यानी -1/2, और c1 और c2 कांस्टेंट टर्म का रेशियो आ गया 7/14 1/2। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आप यहाँ से देख सकते हैं, दोनों -1/2 हैं, लेकिन c1/c2 की वैल्यू 1/2 है जो इनके इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ये कंडीशन आई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और ये जो कंडीशन है वो पैरेलल लाइंस की है जिसमें कि नो सॉल्यूशन होते हैं। जब लाइंस आपकी कट नहीं करती हैं, ये देखो जब आपकी लाइंस कट नहीं करेंगी पैरेलल लाइंस में, तो हमारे यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा और सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। यानी कि आपका जो असर्शन है वो तो करेक्ट है, सही कहा उसने कि ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, लेकिन जो रीज़न है वो सही नहीं है। उसने कहा है कि यदि आपका किसी सिस्टम का जो है यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो वो हमेशा ही पैरेलल होगा, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया था, इसका यूनिक सॉल्यूशन यदि नहीं है और पैरेलल भी नहीं है तो भी एक तीसरा केस हमारे पास है कि इसमें लाइंस ओवरलैप करती हैं जहाँ पर कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। तो हमने यहाँ पर देखा कि आपका जो असर्शन है वो तो करेक्ट है बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपको क्या गिवन है ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी में क्या होता है कि असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर के जो है 20 क्वेश्चन यानी कि सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको सेक्शन बी, सी, डी और उसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले, उन सभी का सॉल्यूशंस और आंसर की भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसलिए जिन जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और भरोसा रखिए डीएस के सर जो भी हमेशा बताते हैं वो आपको हमेशा एग्जाम में फ़ायदा करता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।